नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के कोर्स में। आगे बढ़ने से पहले या क्लास को शुरू करने से पहले दो तीन बातें जरा हम डिस्कस कर लें। जो डाउट आपके मन में है वो हम जरा क्लियर कर दें। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि सर इतना स्लो अगर हम चलेंगे तो क्या हमारा कोर्स पूरा हो पाएगा। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हम 5 या 10 मई तक दोस्तों थोड़ा सा व्यस्त हैं। व्यस्त इसलिए हैं क्योंकि एमपीपीएससी में मेरे कोर्सेज चल रहे हैं जो मुझे कंप्लीट कराना है, क्योंकि 21 मई को एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो मेरी वहाँ पर क्लासेस लगातार हो रही हैं। मुझे वहाँ पर बहुत से टॉपिक हैं जो कंप्लीट करवाना है। तो जैसे ही मैं वहाँ से फ्री हो जाऊँगा तो आपका ये जो कोर्स है ये फास्ट ट्रैक मोड पर आ जाएगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा डाउट या बहुत बड़ी शिकायत आपकी रही है इस कोर्स को लेकर के कि सर हमें इसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअल में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें नोट सेक्शन पर सारी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन फिर भी हमने प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक ओपन टेलीग्राम चैनल बनाया है, एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ सर्च बार का बटन होगा ऊपर, उस पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ लिखेंगे t.me/खान ग्लोबल स्टडीज KGS NCERT। आपके सामने एक चैनल आएगा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी बाय शुभम गुप्ता सर। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर हमने सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं। क्लासेस की अपडेट भी मिलती जाएंगी। जो टेस्ट कंडक्ट होगा उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। सीधी सी बात, एनसीईआरटी के कोर्स से जुड़ी हुई सारी की सारी अपडेट, सारे नोट्स आपको वेबसाइट के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अब मुझे लगता है इसके बाद आपकी नोट्स को लेकर के कोई शिकायत नहीं रहेगी। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, टेलीग्राम के सर्च बार पर t.me/KGSNCRT बिना स्पेस दिए एज इट इज़ आपको लिखना है। तब आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और फिर आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आज के मुद्दे की बात करते हैं जिसकी चर्चा हमें आज की क्लास में करनी है। तो पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने टेस्ट को डिस्कस किया था, वही टेस्ट जो आपका पिछले अध्यायों से संबंधित था, जिसमें सौरमंडल में पृथ्वी, अर्थ इन दी सोलर सिस्टम और पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ से जुड़े हुए सवाल शामिल थे। अब आज की क्लास में हमें दो काम करना है। पहला, हमें शॉर्ट नोट बनाना है हमारे पिछले टॉपिक के, और दूसरा, हमें नए अध्याय की शुरुआत करनी है जिसका नाम है अक्षांश रेखाएं, जिसका नाम है लैटिट्यूड। हमारे जो 6वीं क्लास की किताब है और 11वीं क्लास की किताब है, उसमें एक टॉपिक दिया गया है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। तो उसी टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि 2 कक्षाओं में हम इन 2 बड़े अध्यायों को कवर कर लें, 2 बड़े चैप्टर्स को हम कवर कर लें। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। अब एक बात समझे जरा कि इस टॉपिक को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। तो देखिए, शॉर्ट नोट को लेकर के ये हमारे दूसरे शॉर्ट नोट हैं। पहले नंबर के शॉर्ट नोट सौरमंडल में पृथ्वी, अर्थ इन दी सोलर सिस्टम था। अब जरा इस बात को समझे। पहले एक छोटा सा कमेंट मैंने देखा, एक्चुअली 2-3 लोगों के कमेंट हमने देखे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि सर आप सारे शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दीजिए, हमें समय नहीं मिलता कि हम शॉर्ट नोट बना लें। तो मैं स्पष्ट तौर पे आपको कह दूं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपको सारे शॉर्ट नोट नहीं देने वाला। पहला कारण यह है कि मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप खुद से एफर्ट लगाएं, क्योंकि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं वहां पर आपके एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बस आपको गाइड करेंगे, 2 या 3 टॉपिक के शॉर्ट नोट बना करके बताएंगे कि इस तरह शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। इस तरह जो आपको 80-90 पेज का पीडीएफ दिखता है उसे कैसे 2 या 3 पेज में समेटा जाता है, ये हम चर्चा करेंगे। फिर ये काम आपको खुद से करना है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी ये काम करना शुरू नहीं किया, तो जब आप जीएस के टॉपिक पढ़ोगे, तो वहाँ भी आप शॉर्ट नोट नहीं बना पाओगे। इवन जब आप आंसर राइटिंग करने बैठोगे, तो वहाँ भी एक कंसाइज करके टॉपिक को नहीं लिख पाओगे, जो इस एग्ज़ाम की पहली ज़रूरत है। ठीक है? तो शॉर्ट नोट आज आप और देखिए, एक क्लास और हम बता देंगे, फिर सारे शॉर्ट नोट आपको ही बनाना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप इसे सीरियसली लें। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर किस तरह से हम पिछले टॉपिक के शॉर्ट नोट बना सकते थे। हमारे पिछले अध्याय का नाम है ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अब पीडीएफ आप खोलेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए इसको जूम करके देखना। जितना आप जूम करते जाओगे, सारे शब्द जो हैं वो स्पष्ट होते जाएंगे। तो देखें, हमने इस तरह से इसका शॉर्ट नोट तैयार किया है। कुल 10 बिंदुओं में शॉर्ट नोट बनाए हैं। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आखिरी है अन्य तथ्य। टोटल 10 अलग अलग पॉइंट में हमने शॉर्ट नोट बनाए हैं। पहला है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स और आखिरी है अदर फैक्ट। अब हम इसको एक एक करके जूम करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह हमने शॉर्ट नोट बनाए। अब देखिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में मैक्सिमम बातें तो हम समझ ही गए थे, और वहीं पर हमने बता दिया था आपको कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला टॉपिक हमने यही डिस्कस किया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी संकल्पनाएं दी गई हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर के बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई हैं। तो सारी संकल्पनाएं महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनकी चर्चा एनसीईआरटी में की गई। एक है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में द बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, और इसे बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतियर ने 1931 में पेश किया था। बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतियर ने 1931 में प्रेजेंट किया था। तो देखिए, हमने यहाँ लिख दिया महाविस्फोट सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंतियर, 1931। फिर अगला जो सिद्धांत था वो है साम्य अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये तीन लोगों ने मिलकर के प्रेजेंट की है, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी और फ्रेड हॉयल। फ्रेड हॉयल वही व्यक्ति जिन्होंने बिग बैंग शब्द दिया था, जिन्होंने महाविस्फोट शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हमने यहाँ पर इतना लिख दिया। ये हमारा पहला टॉपिक का नोट्स हो गया। फिर दूसरा टॉपिक था महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी को हम क्या कहते हैं? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। ऐसा क्यों? क्योंकि एडविन हब्बल ने 1920 में यह बताया था कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब आप चाहें तो उसको और शॉर्ट कर सकते हैं, आकाश गंगा लिखें और दूर, तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि चीजें आपने पढ़ी हैं। देखो, शॉर्ट नोट आप कभी भी ना दूसरे व्यक्ति के शॉर्ट नोट नहीं मांग सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप मेरे पास आए कि सर आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, आपने शॉर्ट नोट भी बनाए हुए हैं, वो हमको दे दीजिए। हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि वो शॉर्ट नोट में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सिंबल हम यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने वो कंसेप्ट समझा हुआ है, तो आसानी से हमको वो शॉर्ट नोट समझ में आएंगे। तो यहाँ पर आप चाहो तो सिर्फ ये लिख सकते हो, आकाश गंगा दूर, गैलेक्सी मूविंग अवे। ठीक है, फिर यहीं पर किस घटना का, किस फिनोमेना का प्रयोग किया था? रेड शिफ्ट फिनोमेना का। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एकाकी परमाणु था, सिंगुलैरिटी थी। अब सिंगुलैरिटी से सब कुछ आपको याद आ गया होगा कि सर जितना भी यूनिवर्स में आज हम मास देखते हैं, वो सारा का सारा एक टाइनी सी बॉल में या टाइनी से एटम में था, जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, और उसमें 13.5 अरब साल पहले विस्फोट हुआ, ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। 3 लाख सालों के बाद परमाणविक पदार्थ बना और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, 3 लाख एटॉमिक मैटर एंड विजिबल यूनिवर्स। बहुत शॉर्ट में, जितना शॉर्ट हम कर सकते थे हमने लिखने की कोशिश की है। फिर तीसरा मुद्दा कौन सा है? तो तीसरा टॉपिक था हिग्स बोसान। ये हमने अलग से आपको पढ़ाया था हिग्स बोसान के बारे में। तो क्या है? पदार्थ निर्माण की सबसे आधारभूत इकाई, फंडामेंटल पार्टिकल, जिससे माना जाता है कि दुनिया के दूसरे पार्टिकल बने हुए हैं।
या ये वो पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल को मास या द्रव्यमान प्रदान करता है। ठीक है। कंसेप्ट किसने दिया था? ब्रिटेन के पीटर हिग्स ने और भारत के सत्येंद्रनाथ बोस ने। लियोन लैंडरमैन ने इसे क्या कहा था? गॉड पार्टिकल, सर्न। सर्न का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिकल लेबोरेटरी है दुनिया की। कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में है। 2017 में भारत सदस्य बना था और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर का। किसकी खोज के लिए? अब बट नेचुरल सी बात है, हिग्स बोसान की खोज के लिए। तो बहुत शॉर्ट कर दिया हमने, सारी कहानी को हमने एक साथ लिख दिया आसानी से। फिर इसी तरीके से आप चौथा टॉपिक देखोगे, तारों का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का असमान वितरण था। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। निहारिका, हाइड्रोजन का बादल जिसे निहारिका कहा जाता है, इससे आकाश गंगा और तारे बने। और कहा जाता है 5 से 6 अरब साल पहले तारों का निर्माण हुआ। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन द यूनिवर्स, accumulation of matter due to gravity, nebula, huge cloud made up of hydrogen gas, formation of galaxy and the star 5 to 6 billion year ago। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे है तो कोई भी समस्या आपको नहीं जाएगी। इसके बाद अगला है ग्रहों का निर्माण, तो ये भी यहाँ लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। तो निहारिका से तारे बने, तारों के चारों तरफ गैस और धूल के कणों की एक तश्तरी घूमने लगी। गैसीय बादल का संघनन और संसंजन हुआ, जिससे ग्रहाणु का निर्माण हुआ। फिर ग्रहाणुओं के मध्य कोलिजन हुआ और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, जिससे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम नेबुला, rotating disk of gas and dust around the star, condensation and cohesion of gaseous cloud, ओके, जिससे प्लेनेस्टिमल बने। कोलिजन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन प्लेनेस्टिमल, जिससे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो बहुत शॉर्ट में हमने इस पूरी प्रक्रिया को एक जगह लिख लिया, पूरी प्रोसेस को हमने एक जगह पर लिख लिया। आगे आप देखेंगे तो इसी तरह से पृथ्वी के उत्पत्ति की बात की गई है। तो अर्थ को लेकर के ये अलग अलग परिकल्पनाएं हैं। गैसियस हाइपोथेसिस जो एमिनल कांट ने दी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास ने दी थी, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑटो श्मिट ने दी थी, और बिग बैंग थ्योरी जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दी गई थी। इंग्लिश में भी यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर है स्थल मंडल का विकास, एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। यहाँ पर शॉर्ट नोट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब हम इसको पढ़ रहे थे तो वहीं पर हमने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी शॉर्ट है, और वो जो प्रोसेस हमने डिस्कस की थी ना, एक डायग्राम बनाया था पूरा, वही है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है कि पीडीएफ में दिया गया है, गिवन इन ब्रीफ इन पीडीएफ। तो ये आप जाएंगे पीडीएफ में जैसा दिया गया था वैसा का वैसा आप लिख लेंगे, या आपको लगे कि उसमें भी आप कुछ शॉर्ट कर सकते हो तो आप कर लोगे। तो जहां पर भी हमें लगेगा कि हम शॉर्ट नोट नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, तो वो जा करके आप पीडीएफ से पढ़ेंगे, वो जा करके आप पीडीएफ वाले नोट्स निकाल करके देखेंगे। ठीक है। इसके बाद आठवां है वायुमंडल और जलमंडल का विकास, एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो पहला चरण आपको याद होगा जिसमें प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर लॉस हुआ था, जिसमें कि आदिकाल वायुमंडल की समाप्ति हुई थी। और जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना था। ऐसा सिर्फ पृथ्वी के साथ नहीं हुआ, जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, जितने भी पार्थिव ग्रह हैं, उन सभी के साथ ये हुआ। क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सूरज के पास में है, तो यहाँ सौर हवाओं का ज़्यादा प्रभाव होता है, यहाँ सोलर विंड का ज़्यादा प्रभाव होता है। और सौर हवाओं के कारण, सोलर विंड की वजह से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सौर पवनों के कारण प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर की समाप्ति हुई। फिर अगला स्टेप क्या आया? आंतरिक पृथ्वी से गैसों और जलवाष्प का उत्सर्जन, इमिशन ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर फ्रॉम द इनर अर्थ।
कारण क्या था? पृथ्वी ठंडी हो रही थी, ज्वालामुखी आ रहे थे, विभेदन। अब ये शब्द आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था। तो याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था कि दो विभेदन हुए हैं। विभेदन का अर्थ था भारी पदार्थ नीचे की ओर जा रहे थे, हैवी मेटल नीचे की ओर जा रहे थे, जबकि जितने भी लाइट मेटल हैं वो ऊपर की ओर आ गए। इसी को हमने डिफरेंशिएशन या विभेदन का नाम दिया था। ऐसा दो बार हुआ, शुरुआत में जब पहली बार पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुई, और दूसरी बार जब एक बिग इम्पैक्ट हुआ जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ है, उस समय दोबारा पृथ्वी गर्म हो गई, फिर पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू हुआ, और उसी समय हमें दूसरा विभेदन, दूसरा डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखेंगे वायुमंडलीय ऑक्सीजन का निर्माण होगा। कैसे? तो सबसे पहले महासागरों में जीवन की शुरुआत हुई। महासागर कैसे बने? तो जो गैसेस यहाँ से निकली, जिसमें वाटर वेपर भी शामिल थी, इसी वाटर वेपर के कंडेंसेशन से, संघनन से जलमंडल का निर्माण हुआ, और जो भी पृथ्वी पर गड्ढे थे, डिप्रेशन थे, वहां पर पानी भरना शुरू हो गया, जिन्होंने धीरे धीरे महासागर का रूप ले लिया, ओशन का रूप ले लिया। अब इन्हीं महासागरों में जीवन की शुरुआत हुई, और जब इसमें फाइटोप्लैंक्टन जैसे जीव आ गए जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे, फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना शुरू किया और ऑक्सीजन को बनाना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन आती जाएगी, और पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो जीवित हो जाएगा, वो लिवेबल हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। फिर नौवा था जीवन की उत्पत्ति। तो बहुत आसान है, ये देखा था, रासायनिक प्रतिक्रिया माना गया है जीवन की उत्पत्ति को। आखिरी में ये अन्य तथ्य, जो हमने अलग अलग जगह पर कुछ तथ्य पढ़े थे, उनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। आपको याद होगा जब हमने बिग बैंग थ्योरी को पढ़ा था, तो बिग बैंग थ्योरी का प्रमाण देने के लिए कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड की बात की गई थी। फिर दूसरा है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो इसके बारे में भी कुछ बातें हमने पढ़ी थी कि ये दूरी मापने की इकाई है, इसके द्वारा हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसकी जो रफ्तार है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और एक साल में यह 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर चलती है। 9.46 इंटू 10⁻15 का डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में अगर लाइट ईयर में हम मेजर करेंगे डिस्टेंस को, तो ये 1.255 सेकंड आता है, जबकि अर्थ और सन के बीच में ये 8.311 मिनट के आसपास का डिस्टेंस आता है। इतनी दूरी है पृथ्वी और सूरज के बीच में। तो ये अन्य तथ्य हैं, और आकाश गंगाओं के बीच में हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, बहुत सारे लाइट ईयर का डिफरेंस होता है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों, एक जब आप पीडीएफ देखेंगे इसका, ये टेलीग्राम चैनल पर जा करके, विच इज t.me/kgsncrt, तो यहाँ पर आपको इस तरह का डायग्राम मिलेगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर हम इसको पढ़ नहीं पा रहे, ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप क्या करोगे, पीडीएफ में जाके इसे जूम करना शुरू करोगे। ठीक है, जैसे ही आप इसे जूम करना शुरू करोगे, इसमें नहीं होगा ये जूम, पीडीएफ में ये जूम हो जाएगा, और आप एक एक हिस्से को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो अब आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमने पहले दिन से आपसे कहा है, ये कॉपी लेकर के आना है, वाइट पेज की अच्छी कॉपी, 2-3 कलर के पेन लेकर के आना है, और फिर ये शॉर्ट नोट आपको बनाना शुरू करना है। ठीक है, एक बार इसे देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों ही बातें हमने डिस्कस की,
टेलीग्राम चैनल को लेकर के और शॉर्ट नोट को लेकर के अब आपके दिमाग में स्पष्ट हो चुकी होगी। तो हम अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि हम दूसरी इकाई का अध्ययन कर रहे थे, हम यूनिट 2 को स्टडी कर रहे थे और इकाई 2 में अब हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, हम थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड दी लॉन्गिट्यूड। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमने एनसीईआरटी के दो अलग अलग अध्यायों को मिलाकर के बनाया है, दो अलग अलग चैप्टर को इंक्लूड करके बनाया है। देखिए दोस्तों, इसमें छठवीं कक्षा का दूसरा अध्याय शामिल है जिसका नाम ही है ग्लोब, और 11वीं कक्षा में एक एनसीईआरटी आती है भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य, प्रैक्टिकल वर्क इन दी ज्योग्राफी। तो 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी का ये तीसरा अध्याय है जिसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड दी लॉन्गिट्यूड। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि इन दोनों अध्यायों में अक्षांश और देशांतर की इतनी बेहतरीन जानकारी दी गई है कि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कभी भी आपको एडिशनली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ भी पढ़ना होगा। कोई भी एग्जाम आप उठा करके देखेंगे, सारे प्रश्न आपके लगेंगे क्योंकि पूरी जानकारी यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में और बहुत इफेक्टिव तरीके से दी गई है। तो चलिए, अध्याय को शुरू करने से पहले हम इनके आयामों को डिस्कस कर लेते हैं, हम इनके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं कि आखिर इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, लैटिट्यूड या पैरेलल टू लैटिट्यूड के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर समझेंगे अक्षांश और अक्षांश रेखा का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिट्यूड एंड द लैटिट्यूड लाइन। हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ पर हम ये भी समझेंगे दोस्तों कि इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। फिर दोस्तों हम इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे, हम इसके महत्व को समझेंगे कि क्या ज़रूरत है हमें अक्षांश रेखाओं को बनाने की, क्या नीड है हमें लैटिट्यूड लाइंस को बनाने की। और जब हम इसके महत्व का अध्ययन करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर हम जलवायु का निर्धारण करते हैं, हम क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं और इन्हीं के आधार पर हमने पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध बनाए हैं, अर्थ को 3 मेजर हीट जोन में डिवाइड किया है, जो नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो अक्षांश रेखाओं के बाद हम ताप कटिबंध की बात करेंगे, हम अर्थ के हीट जोन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें चर्चा करनी है देशांतर रेखाओं के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के आधार पर दुनिया में समय का निर्धारण किया जाता है, इसी के आधार पर दुनिया में टाइम को डिसाइड किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसका एक विशेष आकार है जो लगभग गोल है, जिसे हम जियोइड शेप कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के एक हिस्से पर जब दिन होता है तो दूसरे हिस्से पर रात होती है। तो ये बड़ी समस्या है कि किस तरह हम पृथ्वी पर समय का निर्धारण करेंगे, टाइम को डिसाइड करेंगे। तो इसी बात का जवाब देती हैं देशांतर रेखाएं, इसी प्रश्न को हल करती हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो हम देशांतर रेखाओं को भी जानेंगे और हम ये भी समझेंगे कि इनके द्वारा समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, फिर हम चर्चा करेंगे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण रेखा है, हमें ये जानने मिलेगा
कि कैसे ये प्रशांत महासागर से होकर के जाती है। बेरिंग नाम की एक जल संधि है, बेरिंग नाम का एक स्ट्रेट है, वहां से होकर के ये गुजरती है। और ये एक ऐसी देशांतर रेखा है जो सीधी नहीं है। जब आप इसको देखते हैं तो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपको दिखाई देती है, तो हमें इस बात का भी जवाब मिलेगा कि आखिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी क्यों नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। और फिर आखिरी में जो 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी है उसमें एक बहुत खूबसूरत टेबल दी गई है, जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, कंपैरेटिव स्टडी की गई है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। और ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होगी कि ये पूरे टॉपिक का एक प्रकार से सिनॉप्सिस होगा कि जो भी बातें हमने पढ़ी वो एक टेबल के फॉर्म में बन के आएंगी। हालांकि हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपने हिसाब से इस टेबल को बदलेंगे। तो एक बार देखिए दोस्तों, ये हमारे टॉपिक के आयाम होंगे, ये सारे हमारे टॉपिक के डायमेंशन होंगे। चलिए, तो अब हमारे पहले टॉपिक को हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा दोस्तों कि आखिर हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। एक बात जो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी चर्चा हम आज के और कल के टॉपिक में करने वाले हैं, ये सारी की सारी रेखाएं, ये सारी की सारी लाइंस इमेजिनरी हैं, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। अगर आप ढूंढने के लिए जाएंगे कि साहब चलिए हम कर्क रेखा ढूंढने के लिए चलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ढूंढने के लिए चलते हैं कि पृथ्वी पर कहाँ खींची गई है, तो वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सभी इमेजिनरी लाइन है जो हमने पृथ्वी के अध्ययन को आसान बनाने के लिए बनाई है, जो हमने अर्थ की स्टडी को इजी करने के लिए बनाई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर आखिरकार हमें इन रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले अध्याय में जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, हमने देखा था कि कैसे धीरे धीरे भूगोल का विकास हुआ, कैसे धीरे धीरे ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। और इस बात की जानकारी हमें ऐसे मिलती है दोस्तों कि शुरुआत में पृथ्वी के बारे में कहा जाता था कि पृथ्वी फ्लैट है, जो अर्थ है वो एकदम से फ्लैट है। और जैसे जैसे आप पृथ्वी में आगे बढ़ेंगे तो एक स्थान ऐसा आएगा कि जब आप पृथ्वी खत्म हो जाएगी और आप एक ऐसे गड्ढे में गिर जाएंगे जहां से कभी भी आप वापस नहीं आ सकते। फिर बहुत सारे साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग आए और उन्होंने पृथ्वी के बारे में पहली बार एक बात बताई कि साहब जो पृथ्वी है वो गोलाकार है। वो कैसी है दोस्तों? पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, वो सर्कुलर शेप में है। आगे कुछ और लोग आए जिन्होंने पृथ्वी के बारे में एक विशेष बात बताई कि पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, जबकि इसका एक विशेष आकार है जिसे जियोइड कहा जाता है। उनसे पूछा गया कि साहब जियोइड का अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, ये पोल अर्थात ध्रुवों पर चपटी है, फ्लैटेंड है एट दी पोल। क्या बताया उन्होंने? बताया वैज्ञानिकों ने कि हमारी पृथ्वी का एक विशेष आकार है और हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। इसी आकार को हम भूआब या जियोइड के नाम से जानते हैं। इस बात को सिद्ध भी किया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने बताया कि अगर हमारी पृथ्वी गोल होती तो उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो रेडियस है, वो हर जगह पर समान होती। लेकिन जब उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या का मापन किया तो उन्होंने देखा कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर है, लेकिन पोल पर जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6357 किलोमीटर है। मतलब ध्रुवों पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पोल पर जो अर्थ की रेडियस है, वो कंपैरेटिवली कम पाई गई। तो यहीं से इस बात का पता चलता है कि ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी चपटी है
जब इस यही कारण है कि ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है, ये जियोइड आकार की है। अब जैसे जैसे हमें अर्थ के बारे में ये जानकारी पता चली, हमें ये भी पता पड़ा कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो हमारी पृथ्वी है उसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब जब हमें इतनी बातें पता चल गईं, तो हमारे सामने कुछ प्रश्न भी खड़े होने लगे, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस भी आने लगे। पर कैसे सवाल? सबसे पहला सवाल जो पृथ्वी को लेकर के हमारे बारे में आया कि सर, पृथ्वी पर हम समय का निर्धारण कैसे करेंगे, हम पृथ्वी पर टाइम कैसे बताएंगे? क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है, एक समय पर कहीं दिन हो रहा है तो एक समय पर कहीं रात हो रही है। तो हमें पृथ्वी पर समय के बारे में कैसे पता चलेगा? ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये निकल के आया कि सर, हमें पृथ्वी पर अगर किसी भी चीज की स्थिति जाननी है, अगर हमें किसी भी चीज की लोकेशन जाननी है तो वो कैसे पता चलेगी? अभी आपका जवाब आ जाएगा कि सर, हम तो गूगल मैप खोलेंगे और गूगल मैप से जा कर के लोकेशन ढूंढ लेंगे। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। गूगल मैप भी एक कोऑर्डिनेट नाम का शब्द होता है। कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है कि एक जगह जहां आप खड़े हुए हैं वहां का अक्षांश और देशांतर बताना, वहां का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताना। तो एक और प्रश्न निकल करके आया कि हम स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे, हम लोकेशन के बारे में कैसे बताएंगे? क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। अब गोल पृथ्वी में समस्या ये है ना दोस्तों, कि अगर आपने बताया कि आप यहाँ खड़े हो, तो अब ये अभी तो मैप बता दिया, अब एक गोले में आपने बताया, तो कैसे समझेंगे कि ऊपर हो, दक्षिण में हो, उत्तर में हो? ये सारी समस्या स्थिति को लेकर के आने लगी। इसके बाद एक और समस्या थी कि सर, ना तो हम समय बता पा रहे हैं, ना तो हम स्थिति बता पा रहे हैं, और अगर मान लो हमें जलवायु के बारे में बताना पड़ा, अगर हमें क्लाइमेट के बारे में बताना पड़ा, तो हम जलवायु के बारे में कैसे बताएंगे? क्लाइमेट का मतलब होता है कि वहाँ का औसत तापमान कितना है, वहाँ औसत वर्षा अर्थात प्रेसिपिटेशन कितना है, वहाँ पर किस प्रकार का एटमॉस्फेरिक रहता है, वायुमंडलीय दाब रहता है। इन सभी चीजों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हम किसी क्षेत्र की जलवायु के बारे में बता पाते हैं, किसी एरिया के क्लाइमेट के बारे में बता पाते हैं। तो ये कुछ यक्ष प्रश्न सामने खड़े हो गए थे, ये कुछ बेहद मुश्किल सवाल हमारे सामने आ गए। अब इस बात का समाधान, अगर सवाल है तो उसका कोई ना कोई समाधान तो होगा। तो इस बात का समाधान एक व्यक्ति ने दिया जिसका नाम था बेहम। बेहम नाम के एक व्यक्ति आए और उन्होंने क्या किया, पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया, जो अर्थ है, अर्थ का एक मॉडल बनाया, और इसी मॉडल को हम नाम देते हैं ग्लोब। तो ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बेहम। बेहम नाम के व्यक्ति ने क्या किया, जो पृथ्वी है, पूरी की पूरी अर्थ है, उसका एक प्रतिरूप, उसका एक छोटा सा मॉडल तैयार किया, जिसे ग्लोब कहा जाता है। ये जो ग्लोब आज आप देख रहे हो, जिसमें आपको पृथ्वी झुकी हुई दिखाई देती है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर, इस ग्लोब का जो कंसेप्ट है वो दिया था बेहम ने। और ग्लोब की परिभाषा क्या है? तो अगर मुझे ग्लोब को डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा कि यह पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, ये अर्थ का एक मॉडल है। ठीक है। तो जैसे ही बेहम साहब ने ग्लोब बना दिया, तो अब बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो हो गया। जैसे अब हमें ये पता चल गया कि हमारी पृथ्वी घूमती किस तरह से कम हमें आकार के बारे में जानकारी पता पड़ गई कि इस तरह से हमारी अर्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं। पर अभी भी ये प्रश्न तो सामने थे ही, अब इनका समाधान ढूंढना था। तो इनका समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने कहा कि जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर हम कुछ इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे। इमेजिन, ठीक है, चीजों को इमेजिन करना, और उन इमेजिनरी लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। उनसे कहा ठीक है साहब, बताइए क्या ड्रॉ करना है। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम दो प्रकार की इमेजिनरी लाइन बनाएंगे।
एक हम हमारा जो ग्लोब है, हमारे ग्लोब पर हम कुछ क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे इस तरह से। ये हमारी अर्थ है, इस पर हम कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे ग्लोब पर हम कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे, कुछ वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है। तो जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इन्हीं को क्या नाम दिया गया? अक्षांश रेखाएं। इन्हीं को लैटिट्यूड नाम दिया गया। और जो हमने वर्टिकल लाइन बनाई, ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाई, इन्हें देशांतर नाम दिया गया, इन्हें लॉन्गिट्यूड नाम दिया गया। तो यहां से ना हमें एक बहुत मोटी मोटी परिभाषा पता चलती है कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं। और हमारी पृथ्वी पर जितनी भी काल्पनिक देशांतर रेखाएं खींची गई, सॉरी, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें देशांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं है, पर एक छोटा सा एक समरी तो हमें पता पड़ती है कि ऑल द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन आर द लॉन्गिट्यूड and all the imaginary horizontal line on the earth are latitude। ठीक। अब इन दो रेखाओं को खींचने के बाद हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। कैसे? इसको समझिए। देखिए, अभी तो हमने इनको अलग अलग बनाया, लेकिन मान लो ये हम पृथ्वी का ग्लोब बनाए और इसमें हमने एक अक्षांश रेखा खींच दी। अब चूंकि ये लेटी हुई है, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अक्षांश। और दूसरा हमने यहाँ पर एक देशांतर रेखा खींची, मतलब एक वर्टिकल लाइन खींची, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, तो इसे हमने क्या नाम दिया? देशांतर। अब आप देखो दोस्तों, ये जो जगह ग्रिड बन गई है यहाँ पर, और ये जो जगह आप देख रहे हैं जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखा मिल रही है, इसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। और यही वास्तव तौर पर किसी भी चीज की स्थिति होती है, किसी भी चीज की लोकेशन होती है। तो जब हम किसी के कोऑर्डिनेट मांगते हैं या लोकेशन मांगते हैं, तो एक्चुअल में हम उस जगह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मिलने वाले स्थान को देखना चाहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम स्थिति का पता लगाने लग गए, हम लोकेशन का पता लगाने लग गए। फिर हमें बाद में जाकर के ये भी पता पड़ा कि साहब, जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे एक होती है भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री का इक्वेटर कहा जाता है, ऐसे और भी होती हैं। तो बाद में हमने देखा कि हमारी पृथ्वी गोल है, और जैसे जैसे हमारी पृथ्वी में ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब उच्च अक्षांशों की ओर, यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर, और यहाँ भी 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर, तो इन्हीं को कहा जाता है हाई लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, जो सूर्य की तीव्रता है वो कम होती जाती है, या जो मीन टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। तो इसी के आधार पर हमने पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधों का निर्धारण किया। हमने अर्थ को 3 हीट जोन में बांट दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब हम जलवायु का निर्धारण भी करने लगे, अब हम क्लाइमेट को भी डिसाइड करने लगे। अब आखिरी में था समय। तो समय के लिए दोस्तों हमने देशांतर रेखाओं को चुना। समय का निर्धारण करने के लिए हमने लॉन्गिट्यूड लाइंस को चुना। कैसे समय का निर्धारण किया जाता है, ये हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमें कम से कम ये तो समझ में आया कि आखिर अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों बनाई गई, आखिरकार लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों बनाई गई। क्यों बनाई गई, कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे, ताकि हम हमारी पृथ्वी पर किसी जगह की स्थिति बता सकें, हम समय के बारे में बता सकें, हम जलवायु के बारे में बता सकें। जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं, मतलब लेटी हुई रेखाएं हैं, उन्हें अक्षांश कहा जाता है। और जितनी भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, उन्हें देशांतर कहा जाता है। ऑल दी हॉरिजॉन्टल लाइन आर लैटिट्यूड्स एंड ऑल दी वर्टिकल लाइंस आर दी लॉन्गिट्यूड लाइन। ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक परिभाषा है।
एक्चुअल डेफिनेशन अभी हम आपको बताएंगे। तो एक बार इसे ध्यान से देखो, एक बार पढ़ो इसे, फिर हम आगे चलते हैं और अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। ठीक, चले। तो अब हमारे पहले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे और अब हमें बात करना है अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हमें चर्चा करना है लैटिट्यूड लाइंस के बारे में। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसका परिचय और विशेषताओं को डिस्कस करेंगे, अर्थात हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस के बारे में, और फिर हम इनके महत्व को समझेंगे और ताप कटिबंधों का अध्ययन करेंगे, इंपॉर्टेंस को समझेंगे और अर्थ के हीट जोन या टेम्परेचर जोन को हम डिस्कस करेंगे। चले, तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत बहुत बेसिक से करते हैं कि आखिर सर अक्षांश रेखाओं का अर्थ क्या होता है। क्या अक्षांश और अक्षांश रेखा एक ही है या इन दोनों का अलग अलग मतलब है? चलिए, तो पहले टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, परिभाषा अर्थात डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक अर्थात विशेषताएं। ध्यान देंगे, देखिए दोस्तों, दो अलग अलग शब्द हैं। एक शब्द होता है अक्षांश अर्थात लैटिट्यूड, और दूसरा शब्द होता है अक्षांश रेखा। दूसरा शब्द क्या होता है? अक्षांश रेखा अर्थात लैटिट्यूड लाइन, जिसे पैरेलल टू लैटिट्यूड भी कहा जाता है, जिसे समानांतर अक्षांश भी कहा जाता है। दोनों क्या है समझें। सबसे पहले आप अक्षांश का मतलब समझिए, लैटिट्यूड का मतलब समझिए। लैटिट्यूड को डिफाइन किया जाता है पृथ्वी के केंद्र से, अर्थ के सेंटर से किसी भी क्षेत्र की कोणीय दूरी। पृथ्वी के केंद्र से किसी भी क्षेत्र का एंगुलर डिस्टेंस। सर इसका मतलब क्या है समझाइए। पहले ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट हुई कि अक्षांश का मतलब क्या है? पृथ्वी के केंद्र से किसी भी क्षेत्र की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द लैटिट्यूड। कैसे? देखो ध्यान दो। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हमने पृथ्वी के बीच में ना एक लाइन खींचनी है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटेगी, और इसे हम 0 डिग्री का अक्षांश कहेंगे, इसे हम 0 डिग्री का लैटिट्यूड कहेंगे। अब हम पृथ्वी के सेंटर में गए, हम अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच गए, और हमने अर्थ के सेंटर से अलग अलग एंगल बनाना शुरू किया। जैसे हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का कोण है। तो अब इस पूरे इलाके में जितनी भी चीजें आएंगी, हम कहेंगे कि इनकी कोणीय दूरी कितनी है? 30 डिग्री। हमने ऐसा एक और कोण यहाँ पर भी बना दिया, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, तो ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो इसे हम कहेंगे अक्षांश। और जब दोस्तों हम दो समान अक्षांशों को मिलाते हैं, जब हम दो एक जैसे लैटिट्यूड को मिला देते हैं, तो इसी से निर्माण होता है अक्षांश रेखा का। तो अक्षांश रेखा की परिभाषा ही है दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा। दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली क्षैतिज क्षैतिज रेखा, ठीक है। लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्टिंग टू इक्वल लैटिट्यूड।
अब समझ में आया दोस्तों आपको कि अक्षांश जो है, अक्षांश का अर्थ होता है पृथ्वी के केंद्र से किसी भी क्षेत्र की कोणीय दूरी। और जब एक जैसी कोणीय दूरी वाले स्थानों को आप मिला देते हैं तो इससे अक्षांश रेखा का निर्माण होता है, इससे लैटिट्यूड का फॉर्मेशन होता है। अब दो सवाल और कि सर हम अक्षांश रेखा को दर्शाते कैसे हैं, आखिर इसकी इकाई क्या है। तो दोस्तों, चाहे अक्षांश रेखा हो या चाहे देशांतर रेखा हो, इसमें तीन भागों द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे पहला हिस्सा होता है डिग्री, डिग्री के बाद आता है मिनट, और मिनट के बाद आता है सेकंड। जैसे मान लीजिए कि एक अक्षांश है, आपने लिखा 6 डिग्री, तो यहाँ आप डिग्री का साइन लगा देंगे। 4 मिनट, तो यहाँ मिनट का साइन लगा देंगे। और आपने लिखा 8 सेकंड, तो सेकंड के लिए इस तरह का सिंबल आपको यूज करना होगा। तो किस इकाई के द्वारा दर्शाएंगे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को? दोनों को ही हम डिग्री, मिनट और सेकंड की यूनिट में दर्शाते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए आप, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो, हमने यहाँ पर, मतलब मैं कहूँ कि भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से पर, ये जो 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, इसके ऊपर वाले हिस्से पर हमने दो एंगल बनाए। क्या हम दो ऐसे एंगल, एज इट इज हम दो ऐसे एंगल भूमध्य रेखा के दक्षिण में, अर्थात 0 डिग्री लैटिट्यूड के साउथ में बना सकते हैं? तो जवाब आएगा सर बिल्कुल बना सकते हैं। यहां पर भी आपने 30 डिग्री बना दिया और यहां पर भी आपने 30 डिग्री बना दिया। क्या ये भी एक जैसे अक्षांश है? क्या ये भी एक जैसे लैटिट्यूड है? सर बिल्कुल है। तो क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? सर हम बिल्कुल इनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक और अक्षांश रेखा बन गई, यहाँ पर एक और लैटिट्यूड बन गई। सर ऊपर भी 30 डिग्री की अक्षांश रेखा है और नीचे भी 30 डिग्री की अक्षांश रेखा है। अब आपने मुझसे पूछा कि शुभम सर आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा सर मैं 30 डिग्री की अक्षांश रेखा पर रहता हूँ। तो कहाँ? सर ऊपर भी 30 डिग्री है और नीचे भी 30 डिग्री है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी अक्षांश रेखा पर रहते हो? तो दोस्तों, ये काम आसान करती है हमारी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। बेसिकली ये जो हमारी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ये क्या करती है? पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यही कारण है कि हम इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जो भूमि के मध्य से जाती है। इसीलिए चूंकि ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, हम इसे इक्वेटर का नाम देते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जितने भी अक्षांश, ध्यान देंगे, जितने भी अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर में आएंगे उन्हें नदर्न लैटिट्यूड कहा जाएगा, उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। और जितने भी अक्षांश दक्षिण दिशा में आएंगे उन्हें सदर्न लैटिट्यूड कहा जाएगा। तो यहां से हमें एक बात और पता चलती है कि जब भी आप किसी को अक्षांश या अक्षांश बताएं तो पूरा अक्षांश बताना होगा, मतलब दिशा भी उसमें शामिल होना चाहिए, डायरेक्शन भी उसमें शामिल होना चाहिए। हमने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हैं? आपने कहा कि सर हम 30 डिग्री के अक्षांश पर रहते हैं, 30 डिग्री के लैटिट्यूड पर रहते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि 30 डिग्री के दो अक्षांश हैं। तो सही क्या होगा? अगर आप यहां रहते हो इस जगह पर, तो आप बताओगे कि सर मैं 30 डिग्री के उत्तरी अक्षांश में रहता हूं, मैं 30 डिग्री के नदर्न लैटिट्यूड में रहता हूं। लेकिन अगर आप यहां रहते हो तो आप बताओगे कि सर मैं 30 डिग्री के सदर्न लैटिट्यूड में रहता हूं, मैं 30 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश में रहता हूं। तो ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है जो अक्षांश के बारे में पता होना चाहिए। एक बार समराइज करते हैं। पहला, अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी।
एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अक्षांश रेखा कैसे बनती है? जब दो समान अक्षांशों को हम मिलाते हैं तो अक्षांश रेखा का निर्माण होता है। व्हेन वी ज्वाइन टू इक्वल लैटिट्यूड इट मेक्स द लैटिट्यूड लाइन। तीसरी बात हमने क्या सीखी कि अक्षांश रेखाओं की इकाई में तीन बातें होती हैं, डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकंड। दूसरा, अक्षांश रेखाएं अधूरी हैं जब तक कि आप दिशा नहीं बताते, जब तक कि हम डायरेक्शन नहीं बताते, क्योंकि 30 डिग्री का अक्षांश या 40 डिग्री का अक्षांश भूमध्य रेखा के ऊपर अर्थात उत्तर में भी खींचा जा सकता है और दक्षिण में। तो यहीं पर हमने जाना कि एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। यही कारण है कि हम उसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इक्वेटर के उत्तर में जो हिस्सा आता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिण में जो हिस्सा आता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इक्वेटर के नॉर्थ में जो एरिया आता है उसे नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउथ में जो एरिया आता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अतः भूमध्य रेखा के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो उत्तरी अक्षांश रेखा होगी और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जितनी भी अक्षांश रेखा होगी वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। इक्वेटर के नॉर्थ में जितनी भी लैटिट्यूड होंगी वो नदर्न लैटिट्यूड होंगी और इक्वेटर के साउथ में जितनी भी लैटिट्यूड होंगी वो सदर्न लैटिट्यूड होंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो सर ये तो था इसका एक परिचय, ये था एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द लैटिट्यूड, जिससे आपको परिभाषा पता चल गई, जिससे आपको डेफिनेशन पता चल गई। अब हमें पता करना है कि सर इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अब मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसे आप हर जगह अप्लाई करना, हर एक टॉपिक पर अप्लाई करना एक रामबाण औषधि है। देखो, जब भी आपसे कोई ये प्रश्न पूछा जाए कि फला चीज की विशेषता बताइए, हमने आपसे कहा कि साहब ये मोबाइल है, इस मोबाइल के कैरेक्टरिस्टिक बताइए। हमने आपसे कहा कि जो टी शर्ट आप पहने हुए हो उस टी शर्ट की विशेषता बताइए। तो जब भी आप किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं तो उसमें दो बातों की जानकारी होना जरूरी है। पहली, उस चीज की एक इमेज होनी चाहिए आपके दिमाग में कि सर कैसी दिखती है वो चीज, एक हल्का सा इमेज तो होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको ये पता है कि कोई चीज बनी कैसे है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आप बहुत आसानी से उसकी विशेषताएं बता पाओगे। जैसे जब हम आगे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम अलग अलग स्थल आकृतियां पढ़ेंगे, अलग अलग लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर हमेशा मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको निर्माण की प्रक्रिया बता दूं। एक बार अगर फॉर्मेशन को समझ गए तो अपने आप उसकी विशेषताओं को समझ जाओगे। तो दो चीजें हमेशा, किसी चीज की विशेषताएं लिखना है तो उसका निर्माण कैसे हुआ ये पता करो और उसका एक चित्र दिखाओ, उसका एक डायग्राम देखो। जैसे ये डायग्राम हमने बनाया और ट्रस्ट मी अगर आपने बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा तो आप भी सिर्फ डायग्राम बनाओगे और अक्षांश रेखा की सारी विशेषता आप बता दोगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक आप बता दोगे। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहली विशेषता सर जो हमें ये चित्र देख के समझ में आ रही है कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो सारी की सारी रेखाएं कैसी हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं। वो सारी की सारी रेखाएं कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और कहा जाता है कि इन्हें ईस्ट टू वेस्ट अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा गया है, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर खींचा गया। हालांकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये सर्कुलर है, ये वेस्ट से ईस्ट भी खींची जा सकती है, पर ठीक है, किताब में लिखा हुआ है ईस्ट टू वेस्ट तो हम भी इसी बात को मान लेते हैं।
दूसरी बात अगर बहुत ध्यान से, एक सेकंड दीजिए, दूसरी बात अगर बहुत ध्यान से आप इन्हें देखेंगे, बहुत क्लोजली आप इन्हें देखेंगे, तो ये जितनी भी रेखाएं हैं, क्या ये कभी एक दूसरे को काटेंगी? मतलब कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक लैटिट्यूड ऐसे जा रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, आगे जा करके ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाए? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो याद कीजिए, बचपन में जब हमने गणित पढ़ना शुरू किया था, तो वहां हमने जाना था कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं लेकिन समान रूप से आगे बढ़ती हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस चित्र को देख करके? याद रखिए, मैंने कोई दूसरी चीज आपको नहीं बताई है, सिर्फ एक डायग्राम है। इसी डायग्राम को देख करके आप मुझे विशेषताएं बता रहे हो, ठीक है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो समानांतर हैं, वो पैरेलल है? बिल्कुल सर, ये सारी की सारी रेखाएं समानांतर हैं, सारी लाइंस पैरेलल है। बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये रेखाएं समानांतर हैं तो इसके दो अर्थ सामने निकल करके आएंगे। पहला अर्थ इसका ये निकल के आया कि सर ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये बात क्लियर है। और दूसरी बात, हम एक और चीज जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि दो रेखा समानांतर है, इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी है, ध्यान देंगे, इनके बीच की जो दूरी है वो कैसी होगी? वो समान होगी। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस आप देख रहे हो, इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी होगी? समान होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड कैसा होगा? हमेशा इक्वल। कितना होता है सर? जनरली ये 111 किलोमीटर होता है। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, जो यूपीएससी में बहुत काम आएगी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। देखो ध्यान दो, अगर आपसे एक प्रश्न दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप विचार करने लगे। उसने पहला स्टेटमेंट दिया कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो लैटिट्यूड हैं, वो समानांतर होती हैं, दे आर पैरेलल। और दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, दो लैटिट्यूड के बीच में जो दूरी है वो सदैव प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है, हर एक लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस है, वो सदैव समान रहता है, या सदैव 111 किलोमीटर रहता है, या समान रहता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो हमेशा 111 किलोमीटर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज ऑलवेज 111 किलोमीटर। अब मुझे जवाब दो। वो आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि दोनों कथन सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पहला कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है दूसरा कथन सही है। और चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चलिए कमेंट कीजिए आंसर, क्या जवाब होगा जल्दी। ओके, अब इस बात को देखो, ध्यान दो इस बात पर। याद रखना है यूपीएससी या जो ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें जितने भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आते हैं, ऐसे 90% कथन गलत होते हैं। 90% स्टेटमेंट गलत होते हैं जो एब्सोल्यूट हो। सर एब्सोल्यूट का मतलब
मतलब जिसमें लिखा हुआ हो कि सदैव ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ये होते हैं एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। अब देखिए, हमने ये पढ़ा है कि सर ये रेखाएं समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे में ना उसने एक शब्द जोड़ दिया। हमने ये पढ़ा है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी समान रहती है, जो 111 किलोमीटर है। लेकिन उसने एक वर्ड जोड़ दिया कि हमेशा 111 किलोमीटर होती है, ऑलवेज 111 किलोमीटर। अब ये गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है दोस्तों कि हमने अभी जाना कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, पोल पर फ्लैटन है, तो इसका प्रभाव अक्षांश रेखाओं पर भी पड़ता है। जब आप अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी देखते हैं तो ये दूरी इक्वेटर पर हमें 111.7 किलोमीटर दिखाई देती है, जबकि पोल पर जाते जाते 110.6 किलोमीटर हो जाती है। मतलब मैं ये कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा अंतर है। इक्वेटर पर 111.7 किलोमीटर है, जबकि पोल पर जब आप इसे देखते हैं तो 110.6 किलोमीटर। मतलब थोड़ा सा अंतर तो है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जब इसने सदैव लगा दिया ना, तो गलत हो गया। तो सर हम क्या बोले? हम क्या बोले? आप ये बोलोगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी लगभग समान होती है, जो 111 किलोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज रफली इक्वल, विच इज 111 किलोमीटर। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी हमेशा समान होती है। नहीं, इक्वेटर पर थोड़ा सा ज्यादा है, पोल पर थोड़ा सा कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। पोल पर हल्का सा हिस्सा इसका चपटा हुआ है, थोड़ा सा इसका जो हिस्सा है वो फ्लैटन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है समानांतर के बाद। ओके, तो डायग्राम देख के दो बातें क्लियर है। क्षैतिज है, दूसरी बात समानांतर है, तो बीच की दूरी समान है, विच इज 111 किलोमीटर, जो कि 111 किलोमीटर है। अब तीसरी बात डायग्राम से और निकालते हैं। जितनी भी आप ये अक्षांश रेखाएं देख रहे हो, इनकी दूरी तो समान है। हमने अभी पढ़ लिया कि सर डिस्टेंस तो इनका इक्वल है। लेकिन अब ध्यान देना इस टॉपिक पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर क्या सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान है, क्या इनकी लेंथ इक्वल है, तो आप देखो और बताओ। आप खुद देखो दोस्तों, इक्वेटर की लेंथ इतनी है, लेकिन जैसे आप पोल पर पहुंचोगे लेंथ इतनी बचती है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक डायग्राम बनाया तो ये आपकी भूमध्य रेखा है। जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे इनकी लंबाई कम होती चली जाएगी। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेटमेंट बनता है तो दिमाग घूम जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी समान होती है पर लंबाई समान नहीं होती। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज रफली इक्वल बट नॉट दी लेंथ। जैसे जैसे हम, ध्यान रखना, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, जो लैटिट्यूड है इनकी लेंथ कम होने लगती है। ये देखिए हमारी 0 डिग्री की लाइन है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ेंगे, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो कम होती जाएगी, लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। अलग से रटो मत, सिर्फ ये डायग्राम दिमाग में रखो और सारी चीजें याद करते जाओ, सारी चीजें याद करते जाओ। ठीक, अब यहीं पर एक बात और समझ लो कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो ये होती है इक्वेटर। इक्वेटर की जो लंबाई है वो लगभग लगभग दोस्तों 40,096 किलोमीटर है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ओके, तो ये नहीं आएगा। 40096, मैथ्स थोड़ा कमजोर है दोस्तों हमारा। ओके, तो 40096 किलोमीटर। जबकि पोल ध्रुवों पर
जो इसकी लंबाई है वो 0 किलोमीटर है, 0 है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, तो आप बताओगे इक्वेटर। शॉर्टेस्ट तो आप बताओगे पोल, विच इज 0 किलोमीटर, जो कि 0 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक, तो अब हमें 3 बातें पता चली चित्र देख करके, और ये आप ही ने मुझे बताई है। पहला, ये क्षैतिज है। दूसरा, ये समानांतर है। तीसरा, इनके बीच की दूरी समान है लेकिन लंबाई अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब एक और बात ध्यान से देखो, इसी चित्र को देख करके, इसी डायग्राम को देख करके, क्या आपको ये लगता है, अगर मैं इस तरह से हम 3D पूरा एक डायमेंशन डायग्राम आपके सामने रखें, तो अगर मान लो एक लैटिट्यूड मैंने यहां से खींचना शुरू किया, यहां से, तो यहां से अगर मैं खींचूंगा तो ऐसे मैं खींचते जाऊंगा, पृथ्वी को घुमाते जाऊंगा, घुमाते जाऊंगा, घुमाते जाऊंगा, और अब मैं वापस से वहीं पर आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रकार से मैंने पूरा एक गोल बना लिया, मतलब एक सर्कल बना लिया? तो यहीं से हमारा अगला तथ्य निकल के आएगा कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, ये कैसी होती हैं? ये वृत्ताकार होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये सर्कुलर होती हैं। और इसमें भी ना 2 बातें आपको याद रखना है। हर एक अक्षांश रेखा एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, एक कंप्लीट सर्कल का फॉर्मेशन करती है। लेकिन इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये इकलौती ऐसी अक्षांश रेखा है जो ग्रेट सर्कल बनाती है, जो महान वृत्त बनाती है। बहुत ध्यान दो इस बात के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। डायग्राम देख करके हमने आपको बताया कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी वृत्ताकार हैं। ऑल दी लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर। ठीक है, लेकिन भूमध्य रेखा इकलौती अक्षांश रेखा है जो महान वृत्त का निर्माण करती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड और द इक्वेटर इज ओनली लैटिट्यूड विच इज ग्रेट सर्कल। पर ये महान वृत्त क्या होता है, ग्रेट सर्कल क्या होता है, समझे दोस्तों? ऐसी कोई भी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, उसे हम ग्रेट सर्कल कहेंगे। ध्यान देना इस बात पर। ऐसी कोई भी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, उसे हम ग्रेट सर्कल या महान वृत्त का नाम देंगे। तो अब मुझे बताइए, क्या 0 डिग्री की लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है? बिल्कुल बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो वो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, ऐसा कोई भी सर्कल या रेखा जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसे हम ग्रेट सर्कल, महान वृत्त का नाम देते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा, क्या सभी अक्षांश रेखाएं महान वृत्त हैं? क्या सभी लैटिट्यूड ग्रेट सर्कल है? जवाब होगा नहीं। कैसे? आप देखो, अगर मान लो ये हमारी 0 डिग्री है, ये अर्थ को 2 पार्ट में बांट रही है, पर क्या ये वाली रेखा अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगी? नहीं। सर, ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा, ये हिस्सा छोटा हो जाएगा। क्या ये वाला लैटिट्यूड अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा? नहीं। ये हिस्सा सर बहुत छोटा हो जाएगा, ये हिस्सा बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ इक्वेटर ऐसी रेखा है जो 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। तो सभी अक्षांश रेखाएं महान वृत्त नहीं होती, हालांकि वे वृत्ताकार होती हैं। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। ऑल दी लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर बट नॉट ग्रेट सर्कल। ओनली वन लैटिट्यूड विच इज इक्वेटर इज द ग्रेट सर्कल। सिर्फ एक अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, महान वृत्त है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमें इस डायग्राम से पता चलती हैं। अब एक पॉइंट और समझ लीजिए आप, अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में समझ लीजिए, इनके नंबर कितना होता है ये जरा समझिए। तो हम 5वें मुद्दे पर आ रहे हैं, जहां हमें संख्या की बात करना है, नंबर की बात करना है। देखिए, 2 कंसेप्ट है यहां पर भी। एक कंसेप्ट है कि अक्षांश कितने हैं,
लैटिट्यूड कितने हैं, और एक निकल के आएगा कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, लैटिट्यूड लाइंस कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, जब आप अर्थ इस तरह से बनाएंगे, ये आपने 0 डिग्री का लैटिट्यूड खींचा, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ बनाओगे 1, यहाँ बनाओगे 2, और यहाँ तक अधिकतम जो होगा वो 90 होगा। ठीक है, अधिकतम कितना होगा, 90। तो आपने भूमध्य रेखा के उत्तर में कितनी अक्षांश बना ली है, 90। ये अक्षांश की बात हो रही है, लैटिट्यूड की बात हो रही है। ठीक ऐसे आप यहाँ भी बनाओगे 1, 2, और कहाँ तक जाओगे, 90 तक जाओगे। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में, इक्वेटर के साउथ में आपने कितने लैटिट्यूड बना लिए, 90। अब इसको जोड़ते हैं, 90 ये हो गया साहब नॉर्थ वाला, ठीक है, 90 हो गया नॉर्थ वाला, 90 हो गया साउथ वाला। लेकिन इक्वेटर भी तो एक अक्षांश है, 0 डिग्री भी तो एक लैटिट्यूड है, तो इसे आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 181। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांशों की संख्या क्या है, तो जवाब होगा 181, 181। लेकिन अगर पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, पैरेलल टू लैटिट्यूड का नंबर क्या है, तो समझो, देखो यहां से जब आप ऊपर बढ़ोगे तो जो 90 डिग्री पर आप पहुंचोगे ना, तो अभी हमने डिस्कस किया था, यहां पर इसकी लंबाई 0 हो जाती है। मतलब यहां पर जो पोल है वहां कोई ऐसी रेखा नहीं है, वहां बस एक बिंदु है। तो क्या बिंदु को हम रेखा बोलते हैं, नहीं। इसका मतलब अब क्या होगा कि यहां पर हमें कितनी रेखाएं मिलेंगी, 89। यहां पर हमें कितनी रेखाएं मिलेंगी, 89, और एक ये हो गया। तो जवाब कितना होगा साहब, यहां पर देखें ध्यान में, ठीक है, यहां पर हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 89 लाइंस मिलेंगी। यहां पर हमें कितनी लाइंस मिलेंगी, 89 लाइंस मिलेंगी, और एक ये हो गया। तो जोड़ते हैं इसको, 89 प्लस 1 प्लस 89, तो ये कितना निकल के आएगा सर, ये टोटल 179 निकल करके आएगा। तो याद रखेंगे, अक्षांश की जो संख्या होती है वो 181 है, जो लैटिट्यूड है वो 181 है, क्योंकि अक्षांश मतलब कोणीय दूरी। और याद रखेंगे, भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी बनती है वो 90 डिग्री की बनती है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखो कि अक्षांश 181 है, लैटिट्यूड 181 है, और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी है, वो 179 है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों अक्षांश रेखा की परिभाषा, उनकी विशेषताएं, ये सारी बातों की चर्चा हमें करनी थी। अब एक बार मैं सारी चीजें आपको पीडीएफ में दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी, ये लैटिट्यूड का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अक्षांश रेखा क्या होती है, दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पूर्व से पश्चिम खींचा जाता है। A line joining two equal latitude drawn on either side of equator from east to west। अब इसकी विशेषताएं दी गई, इकाई डिग्री मिनट सेकंड, एक उदाहरण दिया है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। विशेषता, ये सारी क्षैतिज रेखाएं हैं। उसके अलावा ये समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर हैं तो समान दूरी देखने मिलती है 111 किलोमीटर की, लेकिन हमेशा समान नहीं होगी क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, वृत्ताकार होती है। भूमध्य रेखा इकलौती अक्षांश रेखा है जो महान वृत्त बनाती है। संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या 181 है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। दूरी समान है लेकिन लंबाई असमान है, अभी आपको बताया। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर लंबाई कम होती है, डिक्रीज इन द लेंथ फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। दूसरी सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है वो है भूमध्य रेखा, और सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा है वो है ध्रुव। क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट है। ये वो कोणीय दूरी है, इस तरीके से देखिए 30 डिग्री जो आपको दिखाई दे रहा है जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये दोस्तों हमारा आज का टॉपिक था, जहां हमने
अक्षांश रेखाओं की बात की, जहां हमने लैटिट्यूड को डिस्कस किया, हमने अक्षांश रेखाओं की बात भी की, हमने शॉर्ट नोट भी डिस्कस किए, कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और साथ ही साथ हमने आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप सभी चीज़ों के नोट्स खुद जाकर के एक बार बनाएंगे। इस टॉपिक के भी शॉर्ट नोट मैं आपको दे दूंगा, पर अभी से मैं चाहता हूँ कि आप खुद शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दो। कल की क्लास में हम मिलेंगे, जहाँ पर हम दूसरी अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, हम मैपिंग वर्क भी करेंगे और साथ ही साथ हम देशांतर रेखाओं की चर्चा भी करेंगे। अब देखिए, मैपिंग वर्क में आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने सारे यूनियन टेरिटरीज को पढ़ लिया था, केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ लिया था। अब हम एक हफ्ते के लिए भारत का मैप थोड़ा सा रोकेंगे, अब हम वर्ल्ड का मैप पढ़ेंगे। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें अभी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ना है, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है। और अक्सर ये प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा कितनी जलीय राशियों से होकर के गुजरती है, भूमध्य रेखा कितने देश और कितनी जलीय राशियों से होकर के गुजरती है, इक्वेटर कितनी वाटर बॉडी और कंट्री से होकर के गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कितनी कंट्री, कॉन्टिनेंट और वाटर बॉडी से होकर के गुजरती है। तो आपके पास एटलस है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कल जब हम इक्वेटर के बारे में पढ़ लेंगे, तो वहीं पर हम इक्वेटर का मैपिंग वर्क भी कंप्लीट करेंगे। परसों हम कैंसर के बारे में, फिर कैप्रिकॉर्न के बारे में, इस तरह से हमें ये मैप कंप्लीट करना है। और मैप वर्क को बहुत सीरियसली करना है आपको, बहुत सीरियसली, क्योंकि वहाँ से सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो आपसे कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।